हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने कल वाली क्लास में जो बात करी थी वो अपने ग्राफ के बारे में बात कर ली थी। हमने परिसर निकाल लिया था और साथ ही साथ हमने कुछ प्रश्नों का भी हल किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि डी नेगेटिव होता है, यानी क्वेश्चन में लिखा गया था कि आपका जो द्विघात व्यंजक आपको दिया गया है, द्विघात असमिका जो दी गई है, वो सदैव ऋणात्मक है या सदैव धनात्मक है। तो हमने वो ग्राफ से सोचा था कि ऐसा कौन सा द्विघात समीकरण होता है जो इस तरह का काम करता है। आज हम परिसर पे ही आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे अलग अलग व्यंजकों के परिसर निकालना सीखेंगे। कुछ शॉर्टकट भी होंगे और कुछ लॉन्ग मेथड भी होंगे, लेकिन आपको उसको परिसर को इसलिए याद रखना है क्योंकि जैसे ही आप कक्षा 12वीं में जाएंगे तो ये परिसर जो है वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, यानी आपको द्विघात व्यंजकों के साथ साथ पॉलिनोमियल यानी बहुपदीय व्यंजकों के भी परिसर निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक करके उसके फॉर्म्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रेंज की या परिसरों की। द्विघात का हम निकाल चुके हैं, अब एक एक करके अपन सब की बात कर लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं वो है रेखीय व्यंजक। रेखीय व्यंजक, देखिए रेखीय व्यंजक यानी लीनियर एक्सप्रेशन। रेखीय व्यंजक यानी लीनियर एक्सप्रेशन। अब लीनियर एक्सप्रेशन का अगर हमको रेंज निकालना है, लीनियर एक्सप्रेशन पहले तो देखो किस रूप में होगा, वो होगा y बराबर ax प्लस b के रूप में, जहां a शून्य नहीं हो सकता और a और b दोनों क्या हैं, वास्तविक अंक हैं आपके। ठीक है जी, y बराबर ax प्लस b का। तो आप जानते हैं कि ये एक सरल रेखा है। ठीक है, y इज इक्वल टू ax प्लस b। अगर मैं बोल रहा हूं रेखीय व्यंजक है तो ये क्या निरूपित करेगा, ये निरूपित करेगा एक सरल रेखा को। और एक सरल रेखा है वो कभी रुकती नहीं है, वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती ही चलती है, चाहे वो बढ़ती हुई चले चाहे वो घटती हुई चले। तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो परिसर होगा, और परिसर का मान मतलब किसका, y का मान, प्रांत का मान मतलब किसका, x का मान। इनपुट प्रांत है, आउटपुट परिसर है। आउटपुट किसमें स्टोर होगा, y में स्टोर होगा। तो यहां पर y का जो परिसर आएगा वो सदैव आएगा माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, सरल रेखा का। कब, जब आपका x क्या चल रहा हो, जब आपका x वास्तविक अंक चल रहा हो तो आपका जो रेखीय व्यंजक है उसका परिसर हमेशा माइनस अनंत से प्लस अनंत रहता है। ठीक है, अब अगर अपन दूसरा व्यंजक बात करें तो ये रेखीय व्यंजक जैसा ही है, लेकिन ये जो होगा वो होगा y बराबर 1/ax प्लस b के रूप का। किस रूप में, यानी अब अपन ने रेखीय व्यंजक को हर में ले लिया, अंश की जगह हर ले लिया। तो हमने बोला 1/ax प्लस b है। 1/ax प्लस b में क्या करें, कंडीशन पहले तो वही चीज लिख लो कि a कभी क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, और a भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। लेकिन अब की बार इसका जो प्रांत होगा वो होगा r माइनस का b बाई a। क्यों बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं मैथ्स में कभी भी हर शून्य नहीं आता, मैथ्स में हर कभी भी शून्य नहीं आएगा। इसका मतलब जो x का मान इसको शून्य बना रहा होगा उसे हम हटा देंगे। हमने कहा अगर यहां पर x के स्थान पर माइनस बी बाई ए रखते तो माइनस बी और प्लस बी क्या बन जाता, शून्य बन जाता। तो हमने वास्तविक मानों में से क्या हटा दिया, माइनस बी बाई ए। ठीक है, याद करें जब मैं लघु गुणक पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप गणित का कोई प्रश्न हल करते हैं और उसने उसका प्रांत पूछा हो या न पूछा हो, बैक ऑफ द माइंड आपको हर बार प्रांत निकालना चाहिए। ये एक आदत डाल लीजिए कि हर प्रश्न का हमें प्रांत पता होना चाहिए, क्योंकि प्रांत से ही वो प्रश्न एक तरह से परिभाषित हो रहा है। आप उसको आगे सॉल्व करने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आंसर आएगा वो आंसर भी उस प्रांत में होना चाहिए। कई बार हम लोगों ने लघु गुणक में देखा था कि कई बार हम बिना प्रश्न को, प्रांत को ज्ञात कर अगर हल निकालते हैं तो हमें हल तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो प्रांत नहीं निकालने की वजह से गलत हो जाता है, क्योंकि वह x का मान प्रांत में उपस्थित ही नहीं होता था। तो हमने इसका सबसे पहले क्या निकाल लिया, प्रांत निकाल लिया। अब देखिए बेटा, ये है 1/ax प्लस b का रूप। आपने बोला कि सर ax प्लस b कभी शून्य नहीं होगा, अगर नीचे शून्य हो जाता तो यह अपरिभाषित हो जाता। ठीक है, यानी इसका जो मान था वो अनंत की ओर अग्रसित हो जाता। बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस जो आपको अनुपात दिया गया है, इस अनुपात को अगर आप गौर से देखेंगे तो अपन इसको कभी शून्य नहीं बना सकते।
हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको कभी क्या नहीं बना सकते, शून्य नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि शून्य बनाने के लिए ax प्लस बी के मान को क्या होना पड़ेगा, अनंत होना पड़ेगा या माइनस अनंत होना पड़ेगा। पर हम जानते हैं कि अनंत और माइनस अनंत अचीवेबल नंबर नहीं है, वो अंक ही नहीं है, वो तो किसी भी बहुत बड़ी संख्या का एक सांकेतिक रूप में प्रदर्शन है। तो अनंत जब इसे बनाया नहीं जा सकता, अनंत तक ये मान लेके जरूर जा रहा होगा, लेकिन अनंत हो नहीं जाएगा कभी। ठीक है, एक तो लेके जाना है, आप टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, और एक होना कि इंफिनिटी ही हो गया। इंफिनिटी तो कोई नंबर है ही नहीं, तो वो हो ही नहीं सकता। तो जब ये अनंत नहीं हो सकता तो ये मान कभी शून्य नहीं दे सकता। इसका मतलब इसका परिसर होगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी इसका मान कभी शून्य नहीं आ पाएगा। x का आप ऐसा कोई मान नहीं डाल सकते हैं जिससे आपके y का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। ठीक है, अब ये दो टाइप अपन ने पढ़े, तीसरा टाइप देखो मैं इसी पे लिखाता हूं। तीसरा टाइप के अंदर मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका ऊपर भी क्या है, एक रेखीय व्यंजक है, बटे नीचे भी क्या है, एक रेखीय व्यंजक है, और वो भी कैसा, विदाउट कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंडों के बगैर। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। इसका मतलब ये जो प्रश्न आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि y बराबर ax प्लस बी है, अपॉन नीचे आ जाएगा cx प्लस डी है। कंडीशन है, आपको पता ही है क्या लिखना है कि a और c कभी भी साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे, और a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे। ठीक है, सबसे पहला काम जो इसका याद रखना है हमेशा बैक ऑफ द माइंड, वो क्या, कि हम इसका प्रांत निकाल लेते हैं। तो हमने कहा इसका प्रांत क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, जो नीचे बैठा है वो शून्य नहीं हो सकता, यानी cx प्लस डी का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, यानी x का मान कभी भी माइनस डी बाई सी नहीं आएगा। तो रियल नंबर में से माइनस का डी बाई सी हटा दो। ये तो हो गया प्रांत। अब इसका क्या निकालना है, हमें तो परिसर निकालना है। अब परिसर निकालना है अगर, तो क्या ध्यान दें हम, हमें किसका मान निकालना है बेटा, ध्यान रखना, हमें मान निकालना है y का। अब y का मान निकालना है तो पहला तरीका बता रहा हूं करना क्या है, सबसे पहले त्रियक गुणन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आप बोलोगे कि सर आपने तो त्रियक गुणन के लिए परिमेय असमीकाओं में मना कर दिया था। मैंने तब मना किया था तब हम x का मान निकाल रहे थे, अभी हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें y में इंटरेस्ट है। तो हमने इसका त्रियक गुणन करा तो हमको क्या मिलेगा बताओ, हमें मिलेगा cxy प्लस dy बराबर ax प्लस बी। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, मैंने लिखा cxy माइनस का ax बराबर b माइनस dy। देखो ये क्या था, ये y था जो x के रूप में लिखा गया था। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम x लिख रहे हैं y के रूप में। तो यहां से मैंने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो मुझे मिल गया cy माइनस a इज इक्वल्स टू b माइनस डी वाई। तो x बराबर मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया b माइनस डी वाई अपॉन cy माइनस a। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको परिभाषित करना, हम चाहते हैं कि ये परिभाषित हो जाए। जब ये परिभाषित करनी है तो हमारा एक ही लॉजिक है क्या, कि हमारा हर कभी क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि जो cy है माइनस a है वो कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब y का मान कभी क्या नहीं हो सकता, a बाई सी नहीं हो सकता। अब y का मान कभी a बाई सी नहीं हो सकता, इसका मतलब y क्या होगा, ये कहता है इसका मतलब y का मान सभी वास्तविक अंक हो सकते हैं सिवाय a बाई सी के। और यही y का मान ही क्या है आपका, यही y का मान तो आपका क्या है, परिसर है। तो परिसर निकालना है तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस a बाई सी। तरीका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पहले वाला जो आपको व्यंजक दे रखा है वो y का एक व्यंजक दिया गया है जो x के रूप में लिखा गया है। बाद में आपको क्या करना है, x का व्यंजक लिखना है जो y के रूप में दिया गया हो, और जो भी नीचे आएगा उसे अशून्य डाल देंगे तो वो एक मान हटाएगा, और वो जो मान हटाएगा
उसे वास्तविक संख्या से हटाने से ही हमें y का मान प्राप्त होगा, और y का मान ही हमारा क्या है, परिसर है। ठीक है, तो अगर अपन इस प्रोसीजर को करना चाहें, तो अगर मैं आपको सवाल दूं इस पर करने के लिए, तो ये बहुत आसानी से सवाल हो जाता है। जिसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है मेरा y बराबर 3x + 5 अपॉन 2 - x का परिसर ज्ञात करें। प्रश्न है y बराबर 3x + 5 बटे 2 - x का परिसर ज्ञात करें। अभी क्या करना है, पहले मैं प्रोसीजर बताऊंगा बेटा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो लिख लो कि x का मान क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। अब क्या करें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा 2y - xy बराबर 3x + 5। 2y - xy बराबर 3x + 5। अब क्या करें, हमको क्या करना है, x के रूप में लेके जाना है। तो मैं इसको लिखता हूं क्या, 3x + xy बराबर 3x + xy बराबर 2y - 5। यहां से x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 + y, और यहां क्या आ जाएगा, 2y - 5। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, 2y - 5 अपॉन 3 + y। क्या लिखें अपन, हम लिखेंगे कि y कभी क्या नहीं हो सकता, y कभी क्या नहीं होगा बेटा, -3। ठीक है, y कभी क्या नहीं होगा, -3। इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्या आएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। ठीक है, तो आपका जो परिसर आया वो कितना आ गया, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। ठीक है, तो प्रोसीजर समझ में आया। जो प्रोसीजर हमने यहां पर किया वही एग्जैक्ट प्रोसीजर मैं कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसे y मान लिया गया है, रेखीय व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक में मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो cxy + dy बराबर ax + b आ गया। फिर मैंने cxy के साथ -ax इधर ले लिया, यहां से मैंने x कॉमन लिया तो cy - a बराबर b - dy आ गया, और x बराबर b - dy और cy - a, और इसको सॉल्व करके मुझे मिल गया r - a/c। वही प्रोसीजर मैंने एग्जैक्टली यहां पर लगा दिया कि उसको y माना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x का फलन बनाया किसके रूप में, y के रूप में, और मेरा उत्तर आ गया। अब हर बार आपको यही करना है, ये बिल्कुल नहीं है, ये प्रोसीजर है, इसे हम कहते हैं प्रोसीजर। लेकिन हम करते क्या है, जब प्रश्न हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, हम इसी रूल को देख करके या जो हमने तरीका देखा उसको देख करके हम एक रूल बना लेते हैं कि y बराबर, मान लीजिए प्रश्न में दोबारा लिख देता हूं यही, 3x + 5 अपॉन 2 - x होता, तो मैं देख लेता क्या कि x कभी क्या नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहा। क्या ये लीनियर अपॉन लीनियर है, बिल्कुल लीनियर अपॉन लीनियर है। तो अपन क्या करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। इसको अगर अपन हिंदी में समझे तो क्या लिखे हैं, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x का गुणांक अंश में बटे x का गुणांक हर में। अब प्रश्न देखो जरा, प्रश्न में मुझे उत्तर लिखना है डायरेक्ट, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x का गुणांक अंश में। तो ये रहा आपका अंश का x, उसका गुणांक कितना दिख रहा है, 3, तो मैंने यहां 3 लिख लिया, बटे फिर उसने बोला x का गुणांक हर में, ये दिख रहा है मुझे x, इसका गुणांक कितना दिख रहा है यहां पर -1, ये -1 लिखा। तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। तो आपका आंसर फटाफट आ गया, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर अगर मैं ये डायरेक्ट लिखा दूं तो बच्चा बोलता है सर ये आया कहां से है, ये कोई ट्रिक थोड़ी है। हम बोले कि मैथ्स में ट्रिक है, तो हाँ ट्रिक होती हैं, थोड़ी बहुत ट्रिक्स तो होती हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हर चीज की ट्रिक होती है। तो जो भी चीज हम बताते हैं कि हाँ इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये आ रहा है, तो उसके पीछे का पूरा डेरिवेशन हम कर चुके होते हैं और उसके बाद हम आपको फाइनल रिजल्ट बता रहे होते हैं। लेकिन अगर अपन IIT JEE की रिस्पेक्ट में बात करें या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करें, तो आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो भी जानते हैं कि बच्चों को ट्रिक पता है, तो वो भी चाहते हैं कि बच्चों को प्रोसीजर भी पता हो। ठीक है,
तो हमने पहले प्रोसीजर समझ लिया और अब हम उस प्रोसीजर की मदद से ही इसको ट्रिक को बनाया। कैसे बनाया देखें, मेरा उत्तर क्या आया था, r माइनस ए बाई सी आया था। अब आप जरा प्रश्न देखें, x का गुणांक क्या था, a था अंश में, और x का गुणांक c था हर में। मैंने उत्तर लिखा r माइनस ए बाई सी। ये तो एक जर्नल क्वेश्चन था, तो अगर ये जर्नल क्वेश्चन था और उसका आंसर r माइनस ए बाई सी आया, तो मैंने ये सोचा कि हर प्रश्न में उत्तर तो यही आने वाला है। और a है क्या, a है x का गुणांक, और c क्या है, x, वो भी x का गुणांक, एक अंश में और एक हर में। तो अब इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप फटाफट उसका आंसर लिख सकते हैं। तो अपन ट्राई करते हैं क्वेश्चंस। अब तो ये पेन चलाने वाले सवाल बचे ही नहीं है, इनमें तो सीधे सीधे आंसर लिखना है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ लिख लेता हूं। y बराबर 7x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 9। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 7 अपॉन x 3x प्लस 1। मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू पाई x माइनस 7 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x। ठीक है, और कोई सवाल लिख लें, y बराबर x अपॉन 1 माइनस x। इस तरह के प्रश्न आ गए। देखिए सारे के सारे प्रश्नों में क्या हो रहा है, रेखीय बटे रेखीय है, रेखीय बटे रेखीय है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा तो क्या होगा वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो हम डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर डायरेक्ट लिखना है तो y बिलोंग्स टू, यानी परिसर निकाल रहा हूं तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x का गुणांक अंश में 7, x का गुणांक हर में 3। आपका उत्तर आ गया। चलो आगे, अब इसका उत्तर लिखें तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x का गुणांक अंश में -2, x का गुणांक हर में 3। ये लो उत्तर आ गया। फिर अगले में चलो, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x का गुणांक अंश में पाई और x का गुणांक हर में -√2। नीचे वाले में चलो, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x का गुणांक अंश में 1 और x का गुणांक हर में -1। ये लो आपके उत्तर आ गए चारों रेखीय व्यंजक के। तो रेखीय व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक का अगर परिसर याद करना है तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या, r माइनस x का गुणांक अंश में बटे x का गुणांक हर में। कब, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। आप बोलोगे कि सर अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो क्या दिक्कत है। मैंने कहा कुछ नहीं दिक्कत है, उसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अगर मान लो आपका रेखीय गुणनखंड में ऊपर और नीचे सेम पद आएगा, ठीक है, तो दो ऑप्शन ही है उसके पास। क्या, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है इस तरह का कि y बराबर ऊपर भी ax प्लस बी आ गया और नीचे भी ax प्लस बी आ गया, तो अपन बोलेंगे क्या कि अब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आप सबसे पहला काम तो हमेशा अपने दिमाग में क्या करते हैं, आप इसका प्रांत निकालते तो r माइनस माइनस बी बाई, प्रांत तो आ गया। अब देखिए अगर ये मान आपने नहीं रखा x का तो ऊपर और नीचे शून्य बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके अलावा ऊपर में x का कोई भी मान रखेंगे वही मान आप x का नीचे में भी रखेंगे। जो मान रखेंगे उससे जो ऊपर आपके अंश में जो मान आएगा वही मान नीचे भी आएगा, तो हर बार कट के आपका मान क्या बन जाएगा, y बराबर 1 बन जाएगा। यानी इसका सिर्फ एक ही परिसर में एक ही अंक आएगा, वो क्या होगा, 1 आएगा। दूसरा केस इसमें यह हो सकता है कि y बराबर आपने तो ऊपर ax प्लस बी लिख दिया और नीचे जो है वो लिखा हुआ है माइनस ऑफ ax प्लस बी। अभी भी देखा जाए तो दोनों ऊपर नीचे सेम है, बस यहां चिन्ह परिवर्तन हो गया। तो क्या आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा y बराबर -1। तो यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड आए तो आपको देखना है कि उसका मान 1 आएगा या -1 आएगा, और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आए तो भी उत्तर इसका आसान है, y बिलोंग्स टू r माइनस x का गुणनखंड अंश का और बटे में x का गुणनखंड हर का। x कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, उसको r में से सब्ट्रैक्ट कर दें, r में से हटा दें, बस आपका आंसर आ गया। तो लीनियर अपॉन लीनियर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा तीसरा टाइप था जो हमने कंप्लीट करा कि लीनियर अपॉन लीनियर में। अब अपन फिर चौथे की बात कर लेते हैं, ठीक है। चौथा परिसर के बारे में बात करेंगे तो बहुत सिंपल है चौथे का परिसर। मैंने बोला
चौथा है हमारा द्विघात व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक। द्विघात व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक, और इसका भी केस क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। कहां पर? अंश में और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहे हैं, यानी जो रेखीय व्यंजक है इस द्विघात व्यंजक का गुणनखंड नहीं होना चाहिए। होगा तो क्या होगा, जैसे प्रांत लिखोगे तो वो कट जाएगा और रेखीय व्यंजक का आएगा, तो अपन उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आराम से। पर पहले अपन इसके बात करें जब उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो क्या होगा। आपका प्रश्न आएगा y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, एक द्विघात व्यंजक ऊपर आएगा, नीचे मान लीजिए आपका dx प्लस e आ गया है, ठीक है, और इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहला काम बेटा, बार बार बोल रहा हूं, x का मान क्या नहीं होगा, x का मान माइनस का e/d नहीं होगा। ये तो लिख ही लेना है, ठीक है, बाद में देखेंगे प्रश्न में कि और क्या करना है, पहले तो ये लिख ही लेते हैं कि x बराबर माइनस a/d नहीं होगा। अब क्या करें, जो काम हमने रेखीय व्यंजक में किया वही काम यहां पर भी करना है। क्या? आपको तिर्यक गुणन करना है। जब तिर्यक गुणन करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? आपको प्राप्त होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर dxy प्लस ey। इसको इधर भेजें और क्या बनेगा, ये ax² प्लस bx माइनस dxy प्लस c माइनस ey और इज इक्वल टू 0। ये आपको प्राप्त हो गया। इसको और अच्छे से अरेंज कर देता हूं ताकि क्लियर दिख जाए आपको ये। तो ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी ax² प्लस मैंने x कॉमन लिया तो b माइनस dy प्लस c माइनस ey इज इक्वल टू 0। अब आपको ये द्विघात मिल गई है। क्या मिल गई है? द्विघात। द्विघात में आप क्या करने वाले हैं? x के वास्तविक मान डालने वाले हैं। क्या मान डालने वाले हैं? x के वास्तविक मान। जब x के वास्तविक मान डालेंगे तभी तो y का मान आएगा, तो हम x के क्या डालने वाले हैं? वास्तविक मान। और जब हम x के वास्तविक मानों की बात करते हैं तो अगर हमने x के लिए वास्तविक बोला तो हम उस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है ना। जब x के वास्तविक की बात कर रहे हैं, देखो वास्तविक तथा भिन्न अलग बात है, वास्तविक तथा समान अलग बात है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं x क्या होना चाहिए? वास्तविक। वास्तविक का मतलब d ग्रेटर देन 0 भी होगा और d इक्वल टू 0 भी होगा। तो मैंने इस द्विघात को x में मानते हुए इसका d क्या कर दिया? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया। अब अगर मैं इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे प्राप्त होगा b माइनस dy का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू, और साथ में कितना आ जाएगा? c माइनस ey, और ये मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो इसको जब अपन खोलेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? b² प्लस d² y² माइनस 2bdy माइनस का 4ac और प्लस का 4aey ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये एक इनइक्वेशन बन गई है y में। माइनस का 2bdy आ रहा है बेटा, यहाँ माइनस का ये प्लस का है तो प्लस का y ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 4ae माइनस 2bd और प्लस का b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये प्रश्न क्या है? इसमें से हमको किसका मान चाहिए? y का। क्या ये द्विघात है? बिल्कुल। और ये द्विघात है और ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एक असमीका हो गई, और इस असमीका का जब हल करेंगे तो हमें हल में किसका मान प्राप्त होगा? किसका सॉल्यूशन सेट निकलेगा? y का। और हम क्या चाहते हैं? परिसर निकालना। परिसर का मतलब क्या है? y का मान। तो जब आप इस असमीका को हल करेंगे तो जो y का मान आपका उत्तर में आएगा, जो आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा, वही आपका द्विघात व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक का परिसर होगा। तो अगर कोई बोले प्रोसीजर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले प्रांत लिख लिया, उसको इक्वल टू y कर दिया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x में एक द्विघात बनाई है जिसके गुणांक y के रूप में है।
फिर हमने क्या करा, उस द्विघात व्यंजक का d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम x के वास्तविक मानों की बात कर रहे हैं, तो x के वास्तविक मानों के लिए d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया। जब हमने इसको हल किया तो हमें y में क्या प्राप्त हुआ, एक असमीका प्राप्त हुई, जिसका हल ही हमारा क्या है, परिसर है। तो ये आपका प्रोसेस द्विघात व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक को हल करने का। लेकिन अब अपन इसको प्रश्न में करके देखें, क्योंकि यहां पर जब मैं ये लिखता हूं तो कई सारे बच्चों को लगता है कि सर पता नहीं, ये तो बहुत खतरनाक सा लग रहा है, पर ये है नहीं खतरनाक, उतना आसान है। अपन इसको करके देखते हैं सवाल के रूप में। बस प्रोसीजर याद रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन आया, मान लो कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस वन का परिसर ज्ञात करो, और आपने लिख ही लिया x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, और आप क्या चाहते हैं, इसका परिसर ज्ञात करना। तो आप क्या करो, परिसर ज्ञात करो, परिसर ज्ञात करें इसका। परिसर से ही हमारे दिमाग में चलता है कि हम किसका मान निकालने वाले हैं, y का मान निकालने वाले हैं। x जो है वो तो क्या है, प्रांत है। x के मान तो क्या होंगे, x के मानों का जो समुच्चय बनेगा वो तो प्रांत कहलाएगा, तो y के मानों का जो समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो द्विघात में क्या आएगा, बताओ जरा। ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई। अब इसको उधर ले जाओ फटाफट द्विघात बनाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन माइनस वाई बराबर 0, और अपन इसे फटाफट क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई, और प्लस ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां तक की हमारी बात हो गई, और हमको क्या प्राप्त हो गया, एक x में द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई, ठीक है। अब हमने क्या बोला, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, x के वास्तविक मानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इस बात को कहेंगे कि इसका d क्या करना पड़ेगा हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसका d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो d में होएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 इंटू उसका गुणांक 1 माइनस वाई, और दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसे हल कर दें फटाफट। समीकरण क्या बन रही है, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4 और प्लस का 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का 4 और प्लस का 4y। तो इक्वेशन बताओ क्या बनी, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। गुणनखंड देखा जाए तो ऐसा तो नहीं कि बड़े आसान आने वाले हैं, तो हम मदद लेते हैं किसकी, श्रीधराचार्य की। द्विघात में जब मैंने आपको शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था, किसी भी द्विघात समीकरण के या किसी भी द्विघात व्यंजक के यदि आपको गुणनखंड करने हैं तो 3 मेथड हुआ करते थे। पहला होता था मध्य पद को प्रसारित करना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। दूसरा क्या होता था, दूसरा होता था श्रीधराचार्य, और तीसरा होता था परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, श्रीधराचार्य का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इसके पहले मूल निकालने की कोशिश करूंगा, तो क्या बनेगा, -6, अपन मूल मान रहे हैं अल्फा और बीटा, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 36 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। फटाफट सॉल्व करेंगे इसे, तो आएगा -6 प्लस माइनस 36 और 12 होते बेटा 48, 48 का मतलब होता है 4√3 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 2√3। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इक्वेशन को, ये जो इनइक्वेशन आया इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x माइनस पहला ब्रैकेट में -3 प्लस ये 2√3 था, ठीक है, तो -3 प्लस 2√3, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा मेरा गुणनखंड, x माइनस -3 माइनस 2√3, और ये दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे हल करना तो परिमेय समीका का काम था, तो हम एक संख्या रेखा खींचते थे, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत लेते थे, और यहां पर रखेंगे सबसे पहला -3 माइनस 2√3 और दूसरा -3 प्लस 2√3। यहां पर प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y का आपका उत्तर आएगा माइनस अनंत से -3 माइनस 2√3 यूनियन -3 प्लस 2√3 से लेकर और अनंत। तो ये इस प्रश्न का क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा, ठीक है। चलिए
तो हम लोगों ने इसका परिसर ज्ञात कर लिया, किसका? रेखीय व्यंजक अगर आपको नीचे दे रखा हो और ऊपर से एक द्विघात व्यंजक दे रखा हो। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल अपन फटाफट कर लेते हैं। अब की बार मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं, फटाफट आप लोग अपने मन में भी करेंगे, मेरे साथ करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे दिया मैंने, और नीचे मैंने आपको दे दिया x प्लस 1। अब फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, मन में फटाफट लिखा x इज नॉट इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो एक्स वाई प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स वाई प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहां से मैंने एक्स स्क्वायर लिया, माइनस का x कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया मेरे पास y प्लस 3 प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो फटाफट इसका क्या कर दें, d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जैसे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस वाई, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस वाई, और ये आ गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। फटाफट क्वाड्रेटिक खोल दें, क्वाड्रेटिक खोलेंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 8 प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो आपका ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका क्या करना है, गुणनखंड, वही -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 100 माइनस 4 अपॉन 2 यानी -10 प्लस माइनस 96 होता है, 96 का मतलब 4 रूट 6। आएगा ना, रूट 96 बाई 2। अब रूट 96 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं -10 प्लस माइनस, और 16 बाहर निकाल रहे हैं तो 4, और रूट आपका आ गया अंदर 6 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट कम्स आउट एज -5 प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, अब आपको मैं डायरेक्ट आंसर बोल सकता हूं, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो गया, सॉरी ये वाला इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो गया आपका y माइनस ऑफ -5 प्लस 2 रूट 6 और y माइनस -5 माइनस 2 रूट 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर लाइन पर -5 माइनस 2 रूट 6 और -5 प्लस 2 रूट 6 प्लस माइनस प्लस, सो आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी से -5 माइनस 2 रूट 6 यूनियन -5 प्लस 2 रूट 6 से लेकर और इंफिनिटी तक। ठीक है, तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन वाले पार्ट को देखते रहना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये स्टेप क्लियर हुआ। देखो फर्स्ट स्टेप क्लियर होने के बाद सेकंड स्टेप पे हमने क्या करा, हमने एक्स स्क्वायर में उधर से सारे टर्म्स को इधर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स वाई प्लस 2 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स कॉमन लेने पर अपन को y प्लस 3 प्लस 2 माइनस वाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस वाई, जब मल्टीप्लाई करा तो हमें मिल गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 8 प्लस 4y, ये आपका कितना बन गया वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1, जिसके आपने गुणनखंड करे और आपका उत्तर मिल गया। ठीक है, अब मैं कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत शॉर्ट में है और आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, नोट की तरह अपन इसको लिख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन और तेज हो जाए। ठीक है, क्या है कि अगर मान लीजिए आपको एक असमीका मिलती है, मैं नोट 1 में लिखा लेता हूं, एक नोट 1 है मेरा, यदि आपको एक द्विघात व्यंजक दिया गया है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के रूप में, ठीक है, अल्फा और बीटा उसके क्या है, मूल हैं, और आपको ये मिल गया साइन ग्रेटर देन 0 का, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यहां x के गुणांक धनात्मक हैं, ये ध्यान रखना, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कैसे रूप में आ गया, ग्रेटर देन 0 के रूप में आ गया। तो आप इसका आंसर x बिलोंग्स टू डायरेक्टली लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से, मान लीजिए मैं यहां पर एक कंडीशन भी दे देता हूं कि अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है, अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है। ठीक है, तो माइनस अनंत से लेके अल्फा यूनियन
बीटा से लेके अनंत होगा, ठीक है ना। अगर यही प्रश्न आपका आ जाए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका x का जो मान आएगा वो आएगा माइनस अनंत से लेकर के अल्फा क्लोज यूनियन बीटा से लेके इनफाइनाइट। ऐसा होना भी था, नंबर रेखा आप खींचते, एक अल्फा यहां रखते, बीटा यहां रखते, माइनस अल्फा बीटा यहां रखने के बाद प्लस माइनस प्लस करते, और आपको प्लस चाहिए तो आपका आंसर दोनों उधर से आता, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आपका फिर इसका मतलब क्वेश्चन बन जाता है ऐसा कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कैसा लेस देन 0, तो अब क्या होता, माइनस वाला तो बीच में आता है, किसके मूलों के बीच में, तो उसका उत्तर बनता है x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, ठीक है जी। और आपका जो आखिरी प्रश्न अगर अपन ले लें, वो प्रश्न होता मान लीजिए ऐसा कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, तो आपका उत्तर जो x का आएगा वो क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा और बीटा, ठीक है जी। तो ये 4 केसेस आपको याद रखने हैं, जिससे बार बार असमीकाओं को हल करने के लिए सिर्फ मूल्य निकालना पड़े, उसके बाद तो अपन डायरेक्ट आंसर लिख दें, ठीक है। परंतु यहां ध्यान देना क्या कि ये जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक धनात्मक होना चाहिए, यानी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का ही रूप होना चाहिए, बीटा माइनस एक्स का रूप नहीं चलेगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का रूप चलेगा, तभी ये नोट 1 आपका काम कर रहा होगा। अब मान लीजिए बीटा माइनस एक्स आ गया तो क्या करोगे, तो पहले माइनस कॉमन लेकर के चिन्ह परिवर्तित कर लो और फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। यही 4 असमीकाओं के उत्तर है जो मैंने डायरेक्ट आपको लिख के दिए हैं। आपका केस जो है उसमें एक ये केस बन रहा है, एक ये केस बन रहा है, एक ये केस बन रहा है और एक ये केस बन रहा है, उनके 4 उत्तर हो गए। ये नोट 1 में हमें पहली चीज समझ में आनी चाहिए। दूसरा हमारा नोट 2 देखें। नोट 2 क्या कहता है, ठीक है, मान लीजिए किसी व्यंजक, कोई व्यंजक आपको दे रखा है, किसी व्यंजक y बराबर f ऑफ एक्स, y बराबर f ऑफ एक्स मतलब कोई व्यंजक है f ऑफ एक्स, ये चाहे f ऑफ एक्स पॉलिनोमियल हो सकता है, बहुपदीय हो सकता है, ये त्रिकोणमितीय हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी व्यंजक y बराबर f ऑफ एक्स का परिसर क्या है, परिसर यदि a से b है, और मैंने क्या करा देखो ध्यान से, मैंने यहां पर एक जगह क्लोज मारा है और एक जगह ओपन मारा है। पहले एक काम करो, पहले क्लोज ही ले लो दोनों में, ए से बी पे क्लोज है, ठीक है। तब y बराबर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का परिसर, y बराबर 1 बाय एफ ऑफ एक्स का परिसर 1 बाय बी से 1 बाई ए होगा, 1 बाई बी से 1 बाई ए होगा। कब होगा, यदि शून्य ए से बी में ना हो, ए से बी के मध्य ना हो, ए से बी के मध्य ना हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर इसी पॉइंट को समझाता हूं। मैंने कहा कि मान लो आपको मैंने दिया y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया, और मैंने आपसे कहा कि इसका जो परिसर है, इसका परिसर है वो y बिलोंग्स टू है 2 से 5 है, क्या है 2 से 5 है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि y बराबर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का परिसर ज्ञात करें। y बराबर 1 अपॉन एफ एक्स का परिसर ज्ञात करें तो हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू, क्यों, देखो 2 से 5 के बीच में शून्य नहीं आ रहा, तो हम इसका परिसर में क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को खुद व्युत्क्रमित कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे, और क्योंकि बड़े से छोटे पे लिखा जाता है हम लिखेंगे 1/5 से और 1/2, ठीक है। मान लीजिए यही प्रश्न में मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूं। एक मैंने बोला कि y बराबर एफ ऑफ एक्स है, और इसका परिसर y बराबर एफ ऑफ एक्स का परिसर अब आ रहा है मान लीजिए -5 से लेके और -2 तक आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं क्या चाहता हूं, इसको y बराबर 1 बाई एफ ऑफ एक्स का परिसर निकालना चाहता हूं, y बराबर 1 बाई एफ ऑफ एक्स का परिसर निकालना चाहता हूं, तो y बराबर 1 ऑफ एफ एक्स का परिसर में क्या होगा बेटा, -5 और -2 के मध्य शून्य नहीं है, तो हम इसका परिसर डायरेक्ट लिखेंगे y बिलोंग्स टू माइनस का 1/2 से माइनस का 1/5,
ठीक है, तो क्या करना था, ए और बी दे रखा है, इनके मध्य शून्य नहीं है, इनके मध्य में शून्य नहीं है, तो आप इन दोनों नंबरों को पहले क्या कर दो, व्युत्क्रमित कर दो। व्युत्क्रमित करोगे तो 1/b छोटा हो जाएगा और 1/a बड़ा हो जाएगा और आप उन्हें रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। इसी पर देखो एक एग्जांपल और फटाफट कर लेते हैं ताकि वो ब्रैकेट भी आपको मैं क्लियर कर पाऊं इसमें। जैसे मैंने कहा y बराबर एफ ऑफ एक्स है, इसका परिसर अपन ने मान लिया कि y बराबर 3 से लेकर और 5 ओपन आ रहा है, 3 से 5 पर ओपन है, 3 से 5 पर ओपन आ गया, ठीक है। अपन ने कहा कि अपन को क्या निकालना है, हमको y बराबर 1/f ऑफ x का निकालना है, तो हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू, जब ये रेसिप्रोकेट होगा तो जिस पर है उस पर तो ओपन ही देना है। 5 पर अपना कौन सा था, छोटा ब्रैकेट था, तो मैंने 1/5 पर भी क्या दिया, छोटा ही दिया, और 3 पर क्लोज था तो यहां पर मैंने इसको 1/3 कर दिया, तो ये अपना परिसर आ गया 1/5 से 1/3, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, बोलो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी पॉइंट को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है ना, नोट 1 2 को ही अपन चल रहे हैं आगे। अब मैंने बोला उसी पॉइंट को मैं आगे लिख रहा हूं कि तब y बराबर 1/f ऑफ x का परिसर, y बराबर 1/f ऑफ x का परिसर y बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 1/b यूनियन 1/a से अनंत होगा, कब, यदि शून्य a से b के मध्य हो, यदि a से b के मध्य आ जाए। इसका मतलब मैंने आपसे एक प्रश्न फिर से एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल में मैंने बोला कि y का परिसर है, y बराबर f ऑफ x आपको दे रखा है, और y बराबर f ऑफ x का परिसर अपन को दिया गया है कि y बिलोंग्स टू -2 से लेकर और 5 तक है, ठीक है, -2 से 5 है। तो अपन ये देख पा रहे हैं कि इसका परिसर क्योंकि -2 से 5 जा रहा है तो शून्य जो होगा वो बीच में पड़ा होगा, -2 से 5 के बीच में शून्य होगा। तो अगर मैं y बराबर 1/f ऑफ x निकालना चाहता हूं तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर के और कहां तक, 1/5। अब इसको उल्टा नहीं करना है क्योंकि ऋणात्मक तो ऋणात्मक ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, कहां से कहां तक है अपना, a से b तक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा a और ये b ही आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस अनंत से -1/2 यूनियन 1/5 से लेकर और अनंत तक आपका परिसर आएगा, ठीक है। यहां ध्यान रखना f ऑफ x का परिसर, जबकि अपन को क्या दे रखा था, हमको दे रखा था कि f ऑफ x का परिसर, f ऑफ x का परिसर हमने क्या माना था, a से b माना था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या देखना है, अगर f ऑफ x का परिसर a से b दे रखा है तो माइनस अनंत से 1/a पीछे की तरफ है और 1/b से लेकर अनंत की तरफ आपका परिसर आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आपको क्या देखना है, माइनस अनंत से -1/2 यूनियन 1/5 से इंफिनिटी। क्लियर, ये नोट 2 भी क्लियर हुआ। नोट 3, यदि अंश व हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित हो, अंश व हर में क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित हो। देखो हम बार बार क्या कर रहे हैं, हम अवॉइड करते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड को। तो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं वो किसके लिए बता रहा हूं, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उस पर मैं बता रहा हूं। पर मान लो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा तो आप क्या करोगे, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित हो तब सर्वप्रथम प्रांत ज्ञात करें,
तत्पश्चात उभयनिष्ठ गुणनखंड को प्रश्न से हटाएं। परंतु उभयनिष्ठ गुणनखंड के हटने से प्रांत परिवर्तित नहीं होगा। तब दिए गए प्रांत पर परिसर ज्ञात करें। ठीक है, मैंने क्या बोला, यदि आपके अंश और हर में क्या आ जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो प्रश्न जैसा दिया गया है उसी हालात में बिना किसी गणितीय संक्रिया को लगाए, मैं फिर बता रहा हूं, प्रांत हमेशा कब निकाला जाता है किसी भी व्यंजक का, किसी भी फलन का, जब तक उसमें कोई भी गणितीय संक्रिया या मैथमेटिकल ऑपरेशन न लगा हो। जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं तो वो तभी लगाते हैं जब आप क्वेश्चन का प्रांत निकाल लें। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमारा काम है वो है प्रांत निकालना। जब आपने प्रांत निकाल लिया तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो ऊपर भी आ रहा है और जो नीचे भी आ रहा है, वो तो दोनों सेम इफेक्ट देंगे। अगर ऊपर का मान 4 आएगा तो नीचे भी मान क्या आएगा, 4 आएगा, तो वो तो हर बार उसे काटेगा और क्या बना लेगा, 1 बना लेगा। इसका मतलब वो गुणनखंड जो है वो हमारे परिसर में हमें कोई मदद नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसे हटा देते हैं। अब बच्चा इन जनरल क्या गलती करता है कि जब उसे हटा देता है तो वो उसके प्रांत को भी बदल देता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जो प्रांत एक बार निकल गया वो निकल गया। अब आपका जो बचा हुआ व्यंजक है उसका आप परिसर ज्ञात करेंगे, लेकिन प्रांत अपरिवर्तित रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रांत कभी बढ़ता नहीं है। एक बार आपने प्रश्न का प्रांत निकाला तो उसको प्रांत को आप बड़ा नहीं कर सकते। हां, अलग अलग स्टेप में जाके प्रांत को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, प्रांत को हम एलॉबरेट नहीं कर देंगे। ठीक है, जैसे इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से क्लियर हो जाइए। मान लो ये मेरा क्वेश्चन आया कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटे x माइनस 1 का परिसर ज्ञात करो। ठीक है, अब यहां वो गलती मत करना क्या कि साहब x इज नॉट इक्वल टू 1 लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखा जाए तो एक चीज बहुत क्लियरली मुझे दिख रही है कि अगर मैं ऊपर वाले के गुणनखंड करूं तो ऊपर वाले के गुणनखंड आएंगे x माइनस 1 x माइनस 2 बटे में नीचे कितना, x माइनस 1। तो पहला काम जो मैंने बोला वो क्या था, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो मैंने पहला काम क्या बोला कि x का वैल्यू क्या नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे। इसका मतलब आपका प्रांत क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। रियल नंबर को मैं 1 को छोड़ के कुछ भी ले लो। फिर क्या करो, इस इफेक्ट को खत्म कर दो। कैसे? ऐसे और ऐसे। बचा क्या आपका व्यंजक, जो व्यंजक बचा है वो लिख लो। क्या बचा व्यंजक, y बराबर x माइनस 2। इसे देख के खुशी आई, क्यों? क्योंकि ये तो रेखीय व्यंजक है। रेखीय व्यंजक का परिसर r होता था, पर कब, जब उसका प्रांत भी r होता था। अभी प्रांत फिक्स हो गया, क्या, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। यानी आप x के सारे मान ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। x का मान आप 1 नहीं डाल सकते। तो इसका परिसर क्या आएगा, 1 डाल दो पहले इसमें, 1 माइनस 2 कितना, माइनस 1। तो हम कहेंगे कि इसका परिसर आएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, x की जगह 1 डाला तो माइनस 1 आ गया। क्यों? क्योंकि हम x बराबर 1 ले ही नहीं सकते। जब मैं x बराबर 1 ले ही नहीं सकता तो 1 माइनस 2 पर मुझे y का मान कभी माइनस 1 मिलेगा ही नहीं। तो मेरे वास्तविक अंकों में से कौन सा मान हट जाएगा, -1 हट जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, बच्चे कहां पर गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसको और इसको तो उड़ा देते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि प्रांत x इक्वल टू 1 को छोड़ चुका है। वो तो क्या कहते हैं, इसको देखा रेखीय व्यंजक, सर ने लिखाया था क्या, वास्तविक संख्याएं आएंगी, वो r लिख के आ जाता है आंसर। पर आप खुद सोचो कि ये भाई साहब इन दोनों को काटने के पीछे x बराबर 1 का हमने बलिदान दिया।
हमने x इज नॉट इक्वल टू 1 को, हमने 1 को हटाया, हमने कहा कि भैया तू हट जाएगा तभी ये दोनों कटेंगे, तो हमने इन दोनों को कटवाने के चक्कर में x की वैल्यू को 1 का बलिदान कर दिया, तो वो तो गया, अब वो वापस तो नहीं आ रहा है, तो हमको 1 पर जो मान आ सकता था उसको भी हटाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा -1।